बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ टी एंड एल बीम। बीम इज़ a horizontal structural member whose transfer the self and upcoming weight to the underneath supports safely। बीम से मुराद एक ऐसा उफ़क़ी स्ट्रक्चरल मेंबर है जो अपने वज़न को और अपने ऊपर आने वाले वज़न को महफूज तरीके से सहारों के ऊपर मुंतकिल करता है। ऐसे मेंबर को हम बीम कहते हैं। मटेरियल के लिहाज से बीम की दो इकसाम हैं, होमोजीनियस बीम और हेट्रोजीनियस बीम। होमोजीनियस बीम क्या होगा? ऐसा बीम जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो एक ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टिम्बर बीम है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बीम है, स्टील बीम है। इसके अलावा जो मटेरियल के लिहाज से बीम की दूसरी इकसाम है वो है हेट्रोजीनियस बीम। हेट्रोजीनियस बीम क्या होंगे कि ऐसा बीम जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल दो या दो से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं, उस बीम को हम हेट्रोजीनियस बीम कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल है आरसीसी का बीम, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बीम। आरसीसी के बीम बनाने का मकसद क्या होता है कि जो कंक्रीट है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ये कंप्रेशन में स्ट्रांग है और टेंशन में ये वीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे मटेरियल को हम या ऐसे बीम को हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम कहते हैं। क्रॉस सेक्शन के लिहाज से बीम की जो है वो तीन इकसाम हैं। नंबर 1 है रेक्टेंगुलर बीम, नंबर 2 है टी बीम और नंबर 3 है एल बीम। रेक्टेंगुलर बीम क्या होगा? ऐसा बीम जिसकी जो ज्योमेट्रिकली शेप है, ज्योमेट्री शेप है वो रेक्टेंगुलर होती है, मुस्ततील नुमा होती है। और इस तरह का बीम ही जो है वो मैक्सिमम जो है वो फील्ड के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है स्लैब को या फर्श के वज़न को सपोर्ट करने के लिए। जबकि जो दूसरी टाइप है टी बीम क्या होता है? अ बीम हैविंग मोनोलिथिकली कास्ट विद स्लैब इन ऑर्डर टू रेजिस्ट अगेंस्ट द अप्लाइड लोड। एक ऐसा बीम जिसको स्लैब के साथ यकजान तमीर किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है कि स्लैब और बीम मिलकर जो है वो अमल करने वाले फोर्सेस को बर्दाश्त करेंगी। तो ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है जिसके अंदर जो है वो टी और एल बीम जो है वो दिखाए गए हैं। टी बीम क्या होता है? और टी बीम से मुराद ऐसा बीम है जिसको हम स्लैब के साथ यकजान तमीर करते हैं। यकजान तमीर करने का मतलब क्या है कि बीम के स्टील को, जो बीम की स्टील की गिर्द हम स्टिरप्स जो है इस्तेमाल करते हैं। स्टिरप्स को जो है वो मेन बार और एंकर बार को फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो टी बीम में क्या होगा कि बीम की स्टिरप्स को स्लैब के स्टील के साथ बाइंडिंग वायर की मदद से जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे? मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड बीम है। टी बीम क्या होता है कि ऐसा बीम जो स्लैब के साथ यकजान तमीर किया जाता है और उसकी शेप जो है वो इंग्लिश लेटर टी जैसी होती है और इस बीम के दो हिस्से होते हैं, एक को हम फ्लैंज कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो वेब और रिब कहलाता है। फ्लैंज जो बीम का हिस्सा है वो स्लैब के अंदर होता है, स्लैब के साथ फिक्स होता है और इस हिस्से की चौड़ाई को हम ब्रेथ ऑफ फ्लैंज कहते हैं। जो दूसरा हिस्सा हमें बीम का स्लैब से नीचे नज़र आता है उसको वेब या रिब कहते हैं। जो वेब होगा उसकी ब्रेथ को हम BW से डिनोट करेंगे, यानी कि ब्रेथ ऑफ वेब कहेंगे और इसकी जो हाइट को हम डेप्थ ऑफ वेब कहेंगे। टी बीम में और एल बीम में क्या फ़र्क है? ये दोनों बीम है ये स्लैब के साथ यकजान तमीर किए जाते हैं। इनमें फ़र्क क्या है कि जो टी बीम है ये स्लैब के दरमियान में होता है। स्लैब के दरमियान में होने से मुराद ये है कि जो बीम के फ्लैंज होंगे वो वेब की दोनों साइड पे होंगे, लेफ़्ट साइड पे भी फ्लैंज होगा और राइट साइड पे भी इसका फ्लैंज होगा। यहाँ टी बीम को हम इस तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा बीम जिसके वेब की दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी स्लैब मौजूद हो, स्लैब की साइड्स हों, ऐसे बीम को हम
टी बीम कहते हैं। और जबकि जो एल बीम होगा इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा बीम जो स्लैब के साथ मोनोलिथिकली तो कास्ट किया जाता है, मोनोलिथिकली इसको डिज़ाइन तो किया जाता है, लेकिन ये स्लैब के कॉर्नर पे आता है। कॉर्नर से मुराद क्या होगा कि एक साइड पे स्लैब होगी, दूसरी साइड पे स्लैब नहीं होगी, या एक साइड पे इसका फ्लैंज होगा, दूसरी साइड पे इसका फ्लैंज नहीं होगा। अब टी बीम को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, एज़ पर ACI कोड जो है इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, डायमेंशन रिक्वायरमेंट्स हैं कि टी बीम के लिए हम उसकी ब्रेथ कितनी रखते हैं, उसकी टोटल हाइट कितनी रखते हैं, उसके जो वेब है उसकी चौड़ाई कितनी रखते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी रखते हैं। तो उसके लिए जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है उसने हमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं। नंबर 1 ये है कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज, स्लैब का जो बीम का जो सिरा स्लैब के साथ फिक्स होगा उसकी हम हाइट कितनी रखेंगे, उसकी मोटाई कितनी रखेंगे। तो जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगी, जो हाइट ऑफ फ्लैंज होगी वो हमेशा स्लैब की मोटाई के बराबर होगी। अगर 6 इंच की स्लैब है तो जो बीम का सिरा, जो बीम का हिस्सा स्लैब के अंदर होगा उसकी हाइट भी जो है वो 6 इंच ही रखी जाएगी। नंबर 2 है कि ब्रेथ ऑफ रिब और वेब, कि जो बीम का नीचे से हमें हिस्सा नज़र आ रहा होगा जो स्लैब से नीचे होगा, जिसको हम वेब कहते हैं या रिब कहते हैं, इसकी हमने ब्रेथ कितनी रखनी है। तो एज़ पर ACI कोड जो है वो जो ब्रेथ ऑफ रिब है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो 4 इंच के बराबर या 100 मिलीमीटर के बराबर होनी चाहिए। 4 इंच होनी चाहिए या 100 मिलीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स के अंदर इसकी वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि बीम का जो हिस्सा हमें स्लैब से नीचे की तरफ नज़र आता है, वेब जिसको कहते हैं, उसकी जो मिनिमम चौड़ाई है वो 4 इंच के बराबर होनी चाहिए। और लोड के लिहाज से या टोटल हाइट के लिहाज से जो ब्रेथ ऑफ वेब है वो कितनी होनी चाहिए, h/2 to h/3, कि जो बीम की टोटल हाइट है टॉप फाइबर से लेकर जो जितना जो स्लैब की टॉप साइड है, टॉप एज है, उससे लेकर बीम का जो वेब है उसके बॉटम एज तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम हाइट ऑफ बीम कहेंगे, जिसके अंदर इस हाइट में जो है वो बीम स्लैब की थिकनेस भी शामिल होगी। तो जो ब्रेथ ऑफ वेब है वो हम कितनी रखेंगे, h/2 से लेकर h/3 तक। यानी कि ये जो आप ये कह लें कि जो ब्रेथ ऑफ रिब है या वेब है, अगर इसको हमने हाइट के लिहाज से कैलकुलेट करना है, ब्रेथ ऑफ वेब और जो टोटल हाइट है बीम की, इसके दरमियान जो रिलेशन है उस हिसाब से हमने इसको ब्रेथ ऑफ वेब को कैलकुलेट करना है। तो ब्रेथ ऑफ वेब किसके बराबर होगी, h/2 to h/3। जो हाइट ऑफ रिब है या वेब है वो कितनी होती है, इसकी भी जो है वो ब्रेथ ऑफ रिब टू हाइट ऑफ रिब की जो है वो एक इनका रिलेशन है, इनकी रेशो है कि जो हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ वेब होगी उसको हम 3.5 टाइम ऑफ ब्रेथ ऑफ वेब लेंगे, कि यानी कि जितनी ब्रेथ ऑफ वेब हमने कैलकुलेट किया, अगर तो मिनिमम लिमिट्स के मुताबिक तो 4 इंच है, वैसे अगर हमने हाइट h/2 to h/3 के लिहाज से कैलकुलेट किया है तो जो हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ वेब है उसकी वैल्यू को हम कितना लेंगे, 3.5 टाइम ऑफ ब्रेथ ऑफ वेब। नेक्स्ट वन है रिक्वायरमेंट जो डायमेंशन की, कि टोटल हाइट ऑफ बीम, टोटल हाइट हम कितनी रखेंगे। टोटल हाइट से मुराद ये है कि इसमें डेप्थ ऑफ वेब भी शामिल होगी और थिकनेस ऑफ फ्लैंज या हाइट ऑफ फ्लैंज भी, जिसको हम थिकनेस ऑफ स्लैब भी कहते हैं, वो भी शामिल होगी। तो ये जो टोटल हाइट ऑफ बीम है ये डिपेंड करती है बीम के इस्तेमाल के ऊपर, कि हमने बीम को सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज़ करना है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं, या कमर्शियल जो है पर्पज़ के लिए कोई बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, या इसके अलावा कोई हैवी स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर ये जो हाइट ऑफ बीम है वो डिपेंड करती है कि हमने हमारी नीड क्या है, स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल होना है वो किस नेचर का होना है, और स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाला लोड कैसा है। तो हाइट ऑफ जो बीम है जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए एज़ पर ACI कोड इसकी वैल्यू होती है स्पैन ओवर 12 टू स्पैन ओवर 15। अब इसमें जो स्पैन ओवर 12 की वैल्यू होगी, अगर कोई बीम है जिस पे हैवी लोड अप्लाई हो रहा है, उस पर एक्सेसिव जो है लोड अप्लाई हो रहे हैं, लाइव या डेड या UDL या पॉइंट लोड्स, तो उसके लिए टोटल हाइट की वैल्यू होगी स्पैन/12 से स्पैन ओवर 12। और अगर कोई मॉडरेट लोड है, नॉर्मल लोड जो है बीम पर अप्लाई हो रहा है, या दरमियाने दर्जे का लोड है, तो उसके लिए जो टोटल हाइट ऑफ
टोटल हाइट ऑफ बीम हम लेंगे स्पैन ओवर 15 के बराबर होगी। यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि टोटल हाइट ऑफ बीम से मुराद क्या है कि अगर आप बीम के जो है वो क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो टॉप फाइबर से लेकर बॉटम फाइबर तक, टॉप फाइबर से मुराद क्या होगा, जो स्लैब है उसके अपर फेस से लेकर बीम की जो डेप्थ हमें नीचे आती है उसके बॉटम एज तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम टोटल हाइट ऑफ बीम कहेंगे। तो ये डिपेंड करेगा बिल्डिंग की जो है स्ट्रक्चर की नेचर के ऊपर, अप्लाइड लोड के ऊपर, इसके लिहाज से हम टोटल हाइट को जो है डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है कि ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, कि फ्लैंज जो है जो सिरा बीम का स्लैब के अंदर है और जहाँ तक हमने स्टील बार प्लेस करनी है वो सिरा जो है या जितना सिरा स्लैब के साथ बाइंडिंग वायर की मदद से बीम का फिक्स किया जाएगा उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, और इसको स्मॉल BF से डिनोट करते हैं। तो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि हम टी बीम को डिज़ाइन कर रहे हैं या एल बीम को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो टी बीम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो फ्लैंज की वैल्यू डिफरेंट होंगी और एल बीम के लिए फ्लैंज की वैल्यू जो है वो एज़ पर ACI कोड जो है वो डिफरेंट होगी। तो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज होता क्या है कि अगर हम स्केच को देखते हैं क्रॉस सेक्शन को, तो ये जो पॉइंट है जितना बीम जो है वो दोनों साइड पे आगे बढ़ा हुआ होगा, स्लैब के साथ फिक्स किया गया होगा, तो ये जो दोनों सिरे होंगे ये फ्लैंज कराएंगे। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जितना जो बीम है वो स्लैब के अंदर फिक्स किया गया होगा, स्लैब के स्टील के साथ अंदर उसको बाइंडिंग वायर से बांधा गया होगा, इस सारे सिरे को हम इस सारे हिस्से को बीम के हम फ्लैंज कहेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज के बराबर होगी। तो इसी तरह अगर हम एल बीम की बात करते हैं तो एल बीम का फ्लैंज कितना होगा, एल बीम का फ्लैंज होगा कि ये जो स्लैब का कॉर्नर है इससे लेकर यहाँ तक अगर हमने बीम के सिरे को आगे एक्सटेंड किया हुआ है तो ये जो चौड़ाई होगी ये क्या कहलाएगी, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज कहलाएगी। तो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि टी बीम के लिए इसके लिए जो फार्मूले हैं कोड रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, एल बीम के लिए इसकी जो लिमिटेशन है वो डिफरेंट होगी। तो अगर हमने टी बीम डिज़ाइन करना है तो जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज है वो बराबर हो सकती है BW प्लस LN/8। BW से मुराद है ब्रेथ ऑफ वेब प्लस LN/8। LN से मुराद क्या है, ये क्लियर स्पैन बिटवीन द स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बिल्डिंग में दो या दो से ज़्यादा टी बीम डिज़ाइन करने हैं तो क्लियर स्पैन क्या होगा, ये जो दोनों वेब हैं वेब के दरमियान जो इनर डिस्टेंस होगा, एक वेब के इनर फेस से लेकर दूसरे वेब के इनर फेस तक जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, क्लियर डिस्टेंस कहेंगे। तो जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज होगी, पहला जो इसका फार्मूला है कोड प्रोविज़न है उसके मुताबिक ब्रेथ ऑफ फ्लैंज बराबर होगी BW प्लस LN/8। LN से मुराद क्या है कि जो दोनों वेब हैं, जो दोनों रिब हैं, ये मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा आपने टी बीम डिज़ाइन करने हैं तो जितने दो जो एडजेसेंट वेब होंगे उनके जो दरमियान क्लियर स्पेसिंग होगी, क्लियर डिस्टेंस होगा, क्लियर स्पैन होगा, उसको हम LN से जो है डिनोट करेंगे। तो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज जो है वो BW प्लस LN/8 के बराबर हो सकती है। दूसरा क्या है कि ब्रेथ ऑफ जो वेब है वो हम रख सकते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज वो रख सकते हैं ब्रेथ ऑफ वेब प्लस 16 टाइम ऑफ HF। 16 टाइम ऑफ HF से मुराद क्या है, हाइट ऑफ फ्लैंज। अब हाइट ऑफ फ्लैंज क्या होगी कि ये जो थिकनेस ऑफ स्लैब है, जितना फ्लैंज स्लैब के अंदर होगा उसकी जो मोटाई होगी, उसकी जो हाइट होगी, उसको हम हाइट ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ फ्लैंज या थिकनेस HF जो है हाइट ऑफ फ्लैंज वो थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर होती है। तो दूसरा जो पैरामीटर है कि हाइट ऑफ जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज है वो किसके बराबर होगी, BW प्लस 16 टाइम ऑफ HF। तीसरा इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज है टी बीम की वो बराबर होगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिब्स। इससे मुराद क्या है कि ये जो दो बीम है, कंसेक्टिव बीम है, इन दोनों की जो रिब हैं वेब हैं, एक बीम के
वेब के सेंटर से लेकर दूसरे बीम के वेब के सेंटर तक भी जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम जो है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज कह सकते हैं, या ब्रेथ ऑफ फ्लैंज जो दोनों वेब हैं इनके दरमियान जितना दरमियानी फासला है सेंटर टू सेंटर उसके बराबर भी हम रख सकते हैं। तो इन तीनों मेथड क्राइटेरिया के लिहाज से जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज आएगी इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम डिज़ाइन के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एल बीम को हमने डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन के लिए एल बीम के लिए पहले हम जो इसकी डायमेंशंस हैं उनके के बारे में एक आइडिया लगाएंगे, या डायमेंशन की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे कि अगर एल बीम है तो उसकी जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज है वो किसके बराबर होगी। वो उसका पहला क्राइटेरिया होगा BW प्लस LN/12। BW से मुराद है ब्रेथ ऑफ वेब, प्लस LN से मुराद है कि जो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन है दो क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू रिब्स ऑफ बीम, इसको हम क्या कहेंगे LN कहेंगे। और LN/12 करके उसमें BW जो है वो ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास ब्रेथ ऑफ फ्लैंज आ जाएगी। दूसरा इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो एल बीम है इसके एक साइड पे फ्लैंज होता है तो फ्लैंज की जो ब्रेथ है इसकी वो टी बीम के फ्लैंज से कम होगी। तो दूसरा इसका क्राइटेरिया है एज़ पर ACI कोड कि ब्रेथ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू होगा BW प्लस 6 टाइम ऑफ HF, और HF से मुराद होगा हाइट ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ स्लैब। तीसरा इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज होगी वो बराबर होगी BW प्लस हाफ डिस्टेंस बिटवीन द रिब्स ऑफ टू कंजेक्टिव बीम, कि जो इकट्ठे बीम आ रहे हैं दोनों जो टी बीम है साथ साथ इनके दरमियान जो सेंटर टू सेंटर फासला होगा रिब्स की सेंटर से दूसरे बीम की रिब के सेंटर तक, उसका अगर आप हाफ ले लेंगे और उसमें ब्रेथ ऑफ वेब ऐड कर देंगे तो हमारे पास एल बीम की जो है वो फ्लैंज की विड्थ आ जाएगी। तो इन तीनों में से भी जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हमने डिज़ाइन के लिए जो है वो कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट ये है कि जो टी बीम है इसको अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो इस बीम में स्ट्रेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। तो एक ये टी बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। जो अपर पोर्शन इसका ये फ्लैंज है, जो लोअर पोर्शन है वो जो है वेब है या रिब है। तो फ्लैंज की जो ब्रेथ होगी वो ब्रेथ ऑफ उसको BAF से डिनोट करेंगे, और फ्लैंज की जो हाइट है उसको HF हाइट ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ स्लैब से हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा कि जो भी हम RCC का बीम डिज़ाइन करते हैं उस बीम के अंदर दो तरह के जोन होते हैं। एक जोन होता है कंप्रेशन जोन और दूसरा होता है टेंशन जोन। कंप्रेशन जोन में क्या होता है कि कंप्रेशन फोर्सेस को जो है वो बियर करने के लिए काउंटर करने के लिए कंक्रीट एक्टिव होती है, और जो दूसरा जोन है जिसको हम टेंशन जोन कहते हैं वहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस को काउंटर करने के लिए या रेजिस्ट करने के लिए हम उसमें स्टील इस्तेमाल करते हैं, उसको हम टेंशन जोन कहते हैं। इन दोनों जोन के दरमियान जो एक्सिस जो है ड्रा किया जाता है, जो दोनों जोन को डिफ्रेंशिएट करता है इनके दरमियान फ़र्क को, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तमाम जो स्ट्रेसिस हैं वो ज़ीरो के बराबर होती हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस की जो हाइट होगी उसको हम C से डिनोट करेंगे, और C जो है उसका मतलब क्या है कि ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ HB से मुराद है कि टोटल हाइट ऑफ बीम जो कि टॉप फाइबर से लेकर बीम के बॉटम फाइबर तक है। DW से मुराद है या HW से मुराद है हाइट ऑफ वेब या डेप्थ ऑफ वेब, और BW से मुराद है ब्रेथ ऑफ वेब। तो बीम को जब हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है डेप्थ उसकी, जिसको हम डिज़ाइन डेप्थ कहते हैं, वो बीम में टी बीम में कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी। टॉप फाइबर से लेकर टेंशन जोन की जो मेन बार हैं उसके सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा हाइट में, उसको हम इफेक्टिव डेप्थ या डिज़ाइन डेप्थ कहेंगे। नेक्स्ट ये जो स्केच नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है टी बीम की, कि इसमें डिफॉर्मेशन किस तरीके से आता है। तो जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस, ये दोनों को हम जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं, कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन भी जो है वो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू उसमें भी इजाफा होगा। स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करती है फोर्स की वैल्यू के ऊपर, और जो स्ट्रेन है वो भी डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। अगर हम ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर फोर्स जो है वो मटेरियल की या स्ट्रक्चर की बेरिंग कैपेसिटी से या जो उसकी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अब जो स्ट्रेन डायग्राम है इसमें टॉप पे क्या होंगी कि स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी,
और जो जो हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आते जाएंगे स्ट्रेसिस और फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो टॉप पे क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगी। कंप्रेशन जोन में क्या होगा कि टॉप फाइबर पे कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होगी, तो इस वजह से जो स्ट्रेसेस हैं वो टॉप फाइबर पे ज़्यादा होंगे। जो हम नीचे को मूव करेंगे तो स्ट्रेसेस और फोर्सेस की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आके जो फोर्सेस और स्ट्रेसेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो टॉप फाइबर पे स्ट्रेन मैक्सिमम होगी कंप्रेशन जोन में, और न्यूट्रल एक्सिस पे आके स्ट्रेन जो है वो मिनिमम यानी कि ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जो हम टेंशन जोन में जाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो टेंशन जोन में स्टील की स्ट्रेन है वो मिनिमम होगी। जो जो हम नीचे मूव करेंगे तो टेंसाइल फोर्सेस भी बढ़ने लग जाएंगी और टेंसाइल स्ट्रेसेस भी। और मेन बार के सेंटर के ऊपर आके जो स्टील में स्ट्रेन होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है कि जो टी बीम है उसमें स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू विटने इक्वेशन के जो है के लिहाज से हम क्या करते हैं। वैसे तो ये होता है कि जो कंप्रेशन जोन है उसके अंदर स्ट्रेसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक सेंस में होती है कि टॉप पे एक पॉइंट पे उसकी मकदार ज़्यादा होगी, जो जो हम थोड़ा नीचे आएंगे पैराबोलिक के सेंटर के ऊपर वो मज़ीद मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन विटने की इक्वेशन के लिहाज से इसको जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए स्ट्रेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंप्रेशन जोन में उसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है और टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के करीब तरीन डिस्टेंस तक इसकी जो स्ट्रेसिस की वैल्यू होती है कंप्रेशन की वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंक्रीट है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 3000 psi है, तो इस जो है विटने की इक्वेशन के लिहाज से कि उसके टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के करीब डिस्टेंस तक जो हम उसकी वैल्यू लेंगे वो 0.8 जो है % ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट लेंगे, यानी कि 85% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ लेंगे। तो स्ट्रेस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमने यहाँ से ये कंप्रेशन जोन है तो कंप्रेशन जोन की जो है कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है कंक्रीट की, वो किस तरह से निकालेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पे जो स्टील की स्ट्रेस है जो है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस का 0.8 जो है वो लेते हैं, यानी कि 85% लेते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस हो जाएगी 0.85 एफ सी प्राइम, और जो एरिया होगा हम क्या करेंगे इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया ले लेंगे। तो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया होगा, इसकी ब्रेथ जो है वो बी के बराबर होगी और इसकी जो हाइट है वो ए के बराबर होगी, और ए से मुराद क्या होगा डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। और जो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है टी बीम के अंदर उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये बी इंटू बीटा 1 इंटू एच एफ के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो बॉटम में होगा यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होंगी, यहाँ तो जो कंक्रीट की स्ट्रेस है उसको हम 0.8 जो है टाइम ऑफ एफ सी प्राइम लेंगे, जबकि जो स्टील की स्ट्रेसेस होंगी उसको हम एफ एस से डिनोट करेंगे या एफ वाई से मुराद क्या होगा यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, या एफ एस से मुराद है स्ट्रेसेस ऑफ स्टील। यील्ड स्ट्रेस क्या होती है कि जिस पे हम ये कंसिडर करते हैं कि हमने फोर्स की वैल्यू को जो है वो कम या ज़्यादा नहीं किया, लेकिन स्टील की जो लेंथ है उसमें सडनली जो है वो इजाफा हो गया। जो नेक्स्ट डायग्राम है इसके अंदर इंटरनल फोर्स डायग्राम जो है ये शो की गई है। इंटरनल फोर्सेस से मुराद क्या है कि टेंशन जोन का जो स्टील है वो कितनी फोर्स को काउंटर करेगा, कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो कितनी फोर्स बर्दाश्त करेगी। तो जो कंप्रेशन जोन है उसके अंदर जो कंक्रीट होगी उसने कितनी फोर्स को काउंटर करना है। सी एफ से मुराद है कंप्रेशन फोर्स ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू होगी 0.85 इंटू एफ सी प्राइम इंटू ब्रेथ ऑफ फ्लैंज इंटू एरिया ऑफ ए है वो डेप्थ ऑफ इंटू डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। तो ए से मुराद क्या है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है जो बीटा 1 एच एफ के बराबर होती है। बी एफ से मुराद है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, एफ सी प्राइम से मुराद है अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज, और 0.85 क्या है कि ये हम कंसिडर करते हैं कि जो कंक्रीट की स्ट्रेसिस हैं वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेसिस से जो 15% जो है वो हम जो कम है वो कम लेते हैं एज जो है ACI कोड के अंदर या ACI जो डिज़ाइन मेथड उसके अंदर। और जो स्टील की फोर्सेस है या स्टील ने कितनी टेंसाइल फोर्स बर्दाश्त करनी है वो किसके बराबर होगा, उसके लिए भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू है फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ हमने स्टील की स्ट्रेस लेनी है तो स्टील की स्ट्रेस को हम एफ एस से डिनोट करेंगे, ये बराबर होगा टेंसाइल फोर्स ओवर एरिया ऑफ स्टील इन वेब, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वेब का है। तो यहाँ स्ट्रेस बराबर होगी फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स होगी टेंशन फोर्स और एरिया होगा इसका एरिया ऑफ स्टील।
जो स्ट्रेस ऑफ स्टील है वो बराबर होगी टेंशन फोर्स ओवर एरिया ऑफ स्टील इन वेब। तो यहाँ से जब हमने टेंशन फोर्स कैलकुलेट करनी है कि जो वेब स्टील जो है रेजिस्ट करेगा, तो ये बराबर होगी टी एफ इज़ इक्वल टू स्ट्रेसिस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील इन वेब। तो जो टेंसाइल फोर्स आएगी स्टील की वो बराबर होगी 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ एस। ये जो यहाँ पे 0.9 आया है ये बेसिकली रिडक्शन फैक्टर है कि ACI मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेसिस को हम 15% कम करते हैं और स्टील की स्ट्रेसिस को हम जो है वो 10% कम करते हैं। तो यहाँ से जो स्टील होगा उसकी जो स्ट्रेस होगी वो 100% से 0.9 जो 90% पे आ जाएगी इंटू एरिया हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो टेंशन फोर्स आ जाएगी कि स्टील कितनी टेंसाइल फोर्स को बर्दाश्त करेगा। इसके बाद यह है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है टी बीम के अंदर जिसको हम लीवर आर्म कहते हैं। लीवर आर्म का जो लफ्ज़ी मतलब है वो कुव्वत का बाजू है। कुव्वत के बाजू से मुराद क्या है कि बीम की डेप्थ में वो हिस्सा जो मैक्सिमम लोड को रेजिस्ट करता है वो बीम की हाइट में कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करता है वो डिपेंड करता है लीवर आर्म के ऊपर। तो लीवर आर्म क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस ब्लॉक बना है व्हिटनी इक्वेशन के लिहाज से कि जिसमें टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक स्ट्रेसेस की न्यूट्रल एक्सिस के करीब तक स्ट्रेसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी होती है कि इस स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर से लेकर जो मेन स्टील बार्स हैं उनके सेंटर तक जो वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसको हम लीवर आर्म कहते हैं। तो लीवर आर्म को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि स्ट्रेस ब्लॉक के मरकज़ से लेकर टेंशन जोन का जो स्टील है, टेंशन जोन के स्टील बार के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लीवर आर्म कहेंगे। तो लीवर आर्म वही पोर्शन है जो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में जो मैक्सिमम फोर्सेस के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ वेब स्टील, कि जो वेब स्टील होगा वो कितनी मूवमेंट को काउंटर करेगा कि टोटल जो मूवमेंट बीम के ऊपर आ रही है बीम के अपने वजन की वजह से और अप्लाइड लोड की वजह से, उस मूवमेंट को कितना कंक्रीट ने बर्दाश्त करना है, कितना स्टील ने बर्दाश्त करना है। तो जो स्टील मूवमेंट बर्दाश्त करेगा उसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ वेब स्टील या मूवमेंट रेजिस्टेड बाय वेब स्टील। तो मूवमेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये जो मूवमेंट होगी ये स्टील की है, तो स्टील की मूवमेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स किसके बराबर होगी 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन वेब इंटू स्ट्रेसिस ऑफ स्टील, कि जो स्ट्रेस बराबर होती है वो है फोर्स ओवर एरिया। तो एरिया यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेस होगी FY और डिज़ाइन में हम स्ट्रेस कितनी लेती हैं 0.9 जो है लेते हैं 90% लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन फोर्स आ जाएगी 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन वेब इंटू FY। तो फोर्स तो हमारे पास होगी 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन वेब इंटू FY। तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा लेना है, डिस्टेंस हमने वो लेना है जो मैक्सिमम लोड को बर्दाश्त करता है, लोड को बियर करता है, और वो डिस्टेंस क्या होता है, लीवर आर्म होता है। और लीवर आर्म की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर से लेकर, ये जो स्ट्रेस ब्लॉक बना है इसके सेंटर से लेकर मेन बार के सेंटर तक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रेस ब्लॉक का ये जो सेंटर ये ड्रा कर लिया कि हाफ पोर्शन ऊपर वाला है और हाफ पोर्शन ये है। तो हाफ हमने क्या करना, टोटल हाइट में से ये वाला हाफ पोर्शन माइनस कर दें तो सेंटर से लेकर यहाँ तक मेन बार के सेंटर तक डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ जो लीवर आर्म है वो बराबर होगा D माइनस A/2 कि ये टोटल डिस्टेंस था ये A के बराबर है, तो इसका हाफ कितना होगा, A/2 के बराबर होगा। तो D में से अगर हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, टोटल D में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें जो कि A/2 है, तो हम क्या हमने कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर से लेकर मेन स्टील के सेंटर तक, जिसको हम लीवर आर्म कहते हैं, वो हम जो है इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लीवर आर्म बराबर होगा D माइनस A/2 और A की वैल्यू होती है β1 इंटू HF। β1 जो रिडक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू होती है 0.85 और HF से मुराद है हाइट ऑफ फ्लैंज। तो जो मूवमेंट रेजिस्टेड बाय वेब स्टील होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा लीवर आर्म के बराबर, और लीवर आर्म का फार्मूला होगा D माइनस A/2 और A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे β1 इंटू HF। और फोर्स बराबर होगी जो ये फोर्स होगी ये टेंशन स्टील की फोर्स होगी और वो बराबर होगी 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन वेब इंटू FY। तो यहाँ से हम वो मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे जिस मूवमेंट को टेंशन स्टील ने रेजिस्ट करना है। नेक्स्ट ये एक डिज़ाइन प्रोसीजर
ऑफ टी एंड एल बीम। इसमें जो पहला डिज़ाइन स्टेप होगा उसमें हमने फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है। फैक्टर लोड से मुराद क्या होगा, इसको हम अल्टीमेट लोड कहते हैं। ये ACI डिज़ाइन मेथड की या स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड की रिक्वायरमेंट है कि इसमें हम क्या करते हैं, डेड लोड को 20% बढ़ाते हैं और लाइव लोड को 60% हम उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेट जो UDL लोड होगा बीम पर आने वाला, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, WU = 1.2 WD + 1.6 WL। WD से मुराद होगा UDL डेड लोड और WL से मुराद होगा UDL लाइव लोड। तो लोड कैलकुलेशन के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम बीम की सपोर्ट कंडीशन को देखेंगे कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, ओवर हैंगिंग है या फिक्स बीम है। तो अगर कोई बीम सिंपली सपोर्टेड होगा तो उसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, उसका फार्मूला होगा WU/L² / 8। और L² से मुराद क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम होगा कि जो बीम के सेंटर टू सेंटर उसकी लंबाई होगी, दो सहारों के दरमियान सहारे चाहे दीवारें हैं या कॉलम हैं, तो एक सपोर्ट के सेंटर से लेकर दूसरी सपोर्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम इफेक्टिव स्पैन कहेंगे। तो अगर कोई बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, उसके लिए बेंडिंग मूवमेंट बराबर होगी WU/L² / 8। और अगर कोई बीम जो है वो कैंटिलीवर है तो उसकी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगी WU/L² / 2 के बराबर होगी। तो सपोर्ट कंडीशन के लिहाज से हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा चेक फॉर न्यूट्रल एक्सिस वेयर न्यूट्रल एक्सिस लाइज। तीसरा स्टेप क्या है कि इसमें हमने ये देखना है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहाँ पर फॉल करता है, वो फ्लैंज के अंदर है या वेब के अंदर है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ये बीम की जो है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। इसमें हमने क्या करना है कि डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले ट्रायल में हम ये अज्यूम करेंगे कि डेप्थ ऑफ जो स्ट्रेस ब्लॉक है, ये जो स्ट्रेस ब्लॉक बनता है जिसके अंदर स्ट्रेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक, कि इसकी ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, कि कहाँ पर स्ट्रेसिस मैक्सिमम होंगी, कहाँ पर स्ट्रेसिस जो है वो सेम रहेंगी या मिनिमम होंगी। तो पहले ट्रायल में हम ये अज्यूम करेंगे कि डेप्थ ऑफ जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसको हम β1 × HF के बराबर लेंगे। तो β1 की वैल्यू होगी 0.85 और HF से मुराद होगा हाइट ऑफ फ्लैंज यानी कि हाइट ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर होगी। यहाँ से हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे जो कि टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के करीब 3 तक का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हमने जो दूसरा इसमें चेक करना है वो होगा एरिया ऑफ स्टील, कि जो वेब में स्टील आ रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला होगा AS = MU/0.9 × FY × D - A/2। MU से मुराद होगा अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट या फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट जो हम सपोर्ट कंडीशन के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। FY से मुराद होगा यील्ड स्ट्रेसिस ऑफ स्टील। D से मुराद होगा इफेक्टिव डेप्थ। और D की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हाइट में से जो बीम की है उसमें से कंक्रीट कवर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इफेक्टिव डेप्थ या डिज़ाइन डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। और -A से मुराद है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जिसको हमने अज्यूम किया है कि डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है β1 × HF के बराबर। इसके बाद दोबारा हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है इसको कैलकुलेट करना है। तो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फार्मूला क्या होगा, AS × FY। AS से मुराद क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ स्टील हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ×FY/0.85 FC प्राइम × B। और यहाँ B से मुराद होगा ब्रेथ ऑफ बीम। और यहाँ जो ब्रेथ ऑफ बीम है हमारे पास ब्रेथ जो है वो दो तरह की होंगी, एक फ्लैंज की ब्रेथ होगी और एक वेब की होगी। यहाँ जो ब्रेथ ऑफ बीम हमने लेनी है वो ब्रेथ ऑफ वेब होगी। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आ जाएगी जो कि टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के करीब 3 तक का डिस्टेंस होगा। डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है ये जो न्यूट्रल एक्सिस ड्रा किया है बीम के टॉप सरफेस से टॉप एज से लेकर टॉप सरफेस से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक, ये जो हाइट है ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है कि कितने फासले पे जाके जो स्ट्रेसिस हैं वो 0 हो जाएंगी और इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बराबर होती है C = A/β1। A से मुराद क्या होगा, डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो हमने इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट किया है और β1 की वैल्यू जो है वो 0.85 होती है। अगर यहाँ पे जो हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किया है, C की वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये ग्रेटर देन हो हाइट ऑफ फ्लैंज से, यानी कि ये जो
सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, अगर ये सी की वैल्यू हाइट ऑफ फ्लैंज थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा होगी तो ये जो बीम हम डिज़ाइन करेंगे ये या तो टी बीम होगा या एल बीम होगा। टी बीम अगर इसको दरमियान में प्लेस करें स्पैन के तो ये टी बीम होगा, अगर कार्नर पे बनाएंगे तो ये एल बीम होगा। लेकिन टी और एल बीम के लिए कंडीशन क्या है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए हाइट ऑफ फ्लैंज से। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस को वेब के अंदर जो है वो फॉल करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लैंज में आ जाएगा तो ये टी या एल बीम नहीं बनेगा, बल्कि ये सिंपल रेक्टेंगुलर बीम या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और अगर ये हाइट ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा होगी तो जो बीम हम डिज़ाइन करेंगे या करने जा रहे होंगे वो टी और एल बीम होगा। और अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो है वो हाइट ऑफ फ्लैंज से थिकनेस ऑफ फ्लैंज से कम होगी तो ये जो बीम हम डिज़ाइन करेंगे ये रेक्टेंगुलर या सिंपली जो है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज किसके बराबर होगा, पॉइंट, इसका फार्मूला क्या है एज पर ACI कोड 0.85 इंटू बीटा 1 इंटू FC प्राइम ओवर FY इंटू BF माइनस BW इंटू HF। तो बीटा 1 की वैल्यू 0.85 होती है, FC प्राइम से मुराद है स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट और FY से मुराद है यील्ड स्ट्रेसिस ऑफ स्टील, BF से मुराद है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज माइनस BW से मुराद है ब्रेथ ऑफ विब इंटू हाइट ऑफ फ्लैंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज आ जाएगा, जो कि जिसको सिंपल हम किस तरह से कैलकुलेट कर, जो उसका फार्मूला क्या बनेगा 0.85 इंटू बीटा 1 FC प्राइम ओवर FY इंटू ब्रेथ ऑफ फ्लैंज माइनस ब्रेथ ऑफ वेब इंटू हाइट ऑफ फ्लैंज। तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय फ्लैंज स्टील, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्लैंज स्टील है वो कितनी मूवमेंट जो है वो बर्दाश्त करता है। तो उसका फार्मूला क्या होगा 0.9 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज इंटू FY इंटू D माइनस A ओवर 2। तो एरिया ऑफ स्टील से मुराद है ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया इस फार्मूला की मदद से एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज आ जाएगा, इंटू FY से मुराद है यील्ड स्ट्रेसिस ऑफ स्टील, D से मुराद है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो कि H माइनस कंक्रीट कवर के बराबर होती है, और A से मुराद है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो हमने अज्यूम की थी कि ये बीटा 1 HF के बराबर है। तो यहाँ से हम जो है वो मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे जो फ्लैंज स्टील जिस मूवमेंट को काउंटर करेगा या रेजिस्ट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमने वो मूवमेंट कैलकुलेट करनी है जो वेब स्टील जो है जिसको बर्दाश्त करेगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमने टोटल मूवमेंट निकाली है ये वो मूवमेंट है जो टेंशन स्टील ने भी जो है वेब के स्टील ने भी बर्दाश्त करनी है और फ्लैंज के स्टील ने भी। तो यहाँ तो हमने वो मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया जो फ्लैंज के स्टील में ने बर्दाश्त करनी है या जिसको काउंटर करना है कि टोटल मूवमेंट किसके बराबर होगी, मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय वेब स्टील प्लस मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय फ्लैंज स्टील। तो फ्लैंज स्टील की मूवमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, अगर हम इसको टोटल मूवमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वो मूवमेंट आ जाएगी जो वेब स्टील ने बर्दाश्त करनी है। तो वेब की मूवमेंट कैसे निकलेगी कि हम टोटल मूवमेंट में से हम क्या करेंगे फ्लैंज की मूवमेंट को माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमने एरिया ऑफ स्टील इन वेब कैलकुलेट करना है कि वेब ने जितनी मूवमेंट बर्दाश्त करनी है उस मूवमेंट को बर्दाश्त करने के लिए हमें कितना स्टील चाहिए। तो उसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ स्टील इनटू वेब इज इक्वल टू मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय वेब स्टील ओवर 0.9 इंटू FY इंटू D माइनस डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ओवर 2। तो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की हम वैल्यू लेंगे बीटा 1 इंटू HF। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन वेब आ जाएगा। इसके बाद दोबारा हमने क्योंकि ये जो जिस मेथड के तहत हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो ट्रायल मेथड होगा। ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील और डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक को जो है वो 2 या 3 दफ़ा उसको रिपीट करते हैं। तो इसके बाद दोबारा डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ स्टील इन वेब इंटू FY ओवर 0.85 इंटू FC प्राइम इंटू ब्रेथ ऑफ वेब। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि 2 या 3 बार A और AS की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट फिर हमने जो है एरिया ऑफ स्टील निकालना है, उसका फार्मूला होगा MUW ओवर 0.9 FY इंटू D माइनस A/2। तो नेक्स्ट ट्रायल होगा उसमें ये जो इस फार्मूला के मुताबिक हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक लाएंगे कैलकुलेट करेंगे उसको इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो 3 बार हमने इसको रिपीट करते रहना है जब तक डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक से ज़्यादा ना हो जाए। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो किसके बराबर होगी 3/8 इंटू बीटा 1 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो ये बीटा 1 होगी ये 0.85 के बराबर होगा
नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप नंबर 8, इसमें हमने क्या करना है, टोटल स्टील कैलकुलेट करना है कि ये जो वेब में स्टील आया है और फ्लैंज में, दोनों हमने स्टील कैलकुलेट किए हैं, एरिया ऑफ स्टील इन वेब और एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज कैलकुलेट किया है। बेसिकली ये जो दोनों स्टील हैं ये टेंशन स्टील हैं, इनमें कंप्रेशन स्टील कोई भी नहीं है। तो जो हम टोटल टेंशन स्टील कैलकुलेट करेंगे वो बराबर होगा AS इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इन वेब प्लस एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हमने स्टील रेशो कैलकुलेट करनी है। तो स्टील रेशो का फार्मूला होता है कि स्टील रेशो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का B इंटू इफेक्टिव डेप्थ और AS से मुराद होगा एरिया ऑफ स्टील। तो रो वेब जो होगी, वेब के स्टील की जो रेशो होगी उसका फार्मूला होगा AS ओवर BW इंटू D। तो AS ओवर BW इंटू D करें, यहाँ से हमारे पास स्टील रेशो आ जाएगी वेब के लिए। और ये जो स्टील रेशो है ये ग्रेटर दैन होनी चाहिए रो स्टील रेशो मिनिमम से। तो स्टील रेशो मिनिमम क्या होगी कि ये जो ACI कोड की रिक्वायरमेंट है कि बीम के अंदर मिनिमम स्टील जो है 1.4 ओवर FY इंटू B इंटू D के बराबर होना चाहिए एज़ पर SI सिस्टम। और FPS सिस्टम के लिहाज से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 200 ओवर FY इंटू B इंटू D के बराबर। ये FPS सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट है कि बीम के अंदर मिनिमम इतना स्टील होना चाहिए। तो ये जो हमने स्टील रेशो निकाली है वेब स्टील के लिए, इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम स्टील रेशो की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि जो स्टील हमने कैलकुलेट किया है कि क्या उसकी जो स्टील रेशो आ रही है वो मिनिमम स्टील रेशो की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर जो स्टील हमने डिज़ाइन किया है उसकी स्टील रेशो की वैल्यू मिनिमम से कम आ रही है तो जो स्टील हमने डिज़ाइन किया उसकी वैल्यू को बढ़ाकर मिनिमम लिमिट के बराबर हम डिज़ाइन कर देंगे। क्योंकि अगर मिनिमम लिमिट से कम स्टील हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा बल्कि वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है कि हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ बार का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील ओवर एरिया ऑफ बार। तो एरिया ऑफ स्टील हमने क्या करना है कि ये जो दोनों स्टील थे ये टेंशन स्टील हैं, तो हम दोनों की वैल्यू को प्लस कर लेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन वेब प्लस एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज। तो एरिया ऑफ स्टील ओवर एरिया ऑफ बार से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एरिया बार बराबर होता है पाई D स्क्वायर ओवर 4 के बराबर होता है। और यहाँ D से मुराद है डाया ऑफ बार। तो डायमीटर ऑफ बार हम कितना लेते हैं बीम के लिए, डाया ऑफ बार जो होगा वो FPS सिस्टम में 3/8 इंच से लेकर हम 7/8 इंच तक सूटेबल ये होता है कि 3 के बजाय जो नंबर 3 बार है 3/8 इंच डाया बार है उसको जो है वो एज अ एंकर बार इस्तेमाल किया जाए। तो बीम के लिए जो मेन बार होती है उसका डाया 4/8 इंच से लेकर 7/8 इंच, हाफ इंच से लेकर 7 सूत्र तक जो हम डाया ऑफ बार रखते हैं। और मिलीमीटर में SI सिस्टम में 12 मिलीमीटर से लेकर 22 मिलीमीटर तक जो है हम डायमीटर ऑफ बार जो है वो बीम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ T&L बीम के बारे में था। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।